सो आफ्टर वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर का पूरा नाम क्या है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यानी इसमें नाम नहीं काम है। क्या समझ आ रहा है कि वैलेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो पेयर है उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। उनके पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा। देखो अब आप सोचोगे कि इस चैप्टर में कितनी सारी थ्योरीज है। हाँ, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ढेर सारी थ्योरीज आएगी। अब इस थ्योरी के बाद हमें एक थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो बात के बाद उसे बाद में पढ़ेंगे। बट वैलेंशियल थ्योरी क्यों आई? देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि वीबीटी ने क्या समझाया था, आपको याद हो तो वीबीटी ने बताया था कि दो कोवेलेंट, जो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, हाँ ये बताया। लेकिन अगर हम उसको डेप्थ में उसकी स्टडी करें तो हमने क्या देखा था कि ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग में कौन से एटम या कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जो फुलफिल्ड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, तो वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। जिसके पास डेफिशिएंसी है, जिसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वही कर सकता है। हाँ, हमने ये पढ़ा था। फिर उसमें मैम कमी क्या आई थी? कमी अगर आप लोगों को याद हो तो कमी क्या आई थी? कमी ये थी, एक तो CH4 की जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, वीबीटी वो बताने में फेल हो गई थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया था। अगर किसी को नहीं पता कि वीबीटी की क्या कमी रही होगी तो इससे पहले वाला वीडियो वो देख सकता है। ठीक है ना, और भी इसके कुछ कमियां थी कि वीबीटी है ना शेप के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। वीबीटी शेप के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। वीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रही थी। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब आप सोचो ओ माय गॉड, पैरा और डाई क्या होता है? देखो पैरामैग्नेटिक पता है क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके पास एक मिनट, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड हो। अब जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जो पेयर्ड है, अनपेड नहीं है, पेयर्ड लाइक डायमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं समझा पा रहा था ना, कलर के बारे में बता पा रहा था। ठीक है, अब हमें छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद वीबीटी के बाद आई थी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स, यानी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके, आपस में मिलके हमें न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल दे रहे थे। हमें न्यू एनर्जी का क्या कर रहे थे? ऑर्बिटल दे रहे थे। डिफरेंट, अब इसकी एनर्जी डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, बट ये दोनों मिलके हमें एक न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? हाँ दे रहे थे। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन की कुछ बातें थी। फिर हाइब्रिडाइजेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी। हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री के बारे में बता रहा था, बट हाइब्रिडाइजेशन है ना शेप के बारे में नहीं बता पा रहा था। हाइब्रिडाइजेशन शेप के बारे में बिल्कुल नहीं बता पा रहा था। अब आप सोचोगे ये शेप और ज्योमेट्री मतलब क्या है? सेम ही नहीं होता। देखो सेम कैसे नहीं होता, मैं बताती हूँ। जो देखो हाइब्रिडाइजेशन में आपने कहीं लॉन पेयर नाम सुना? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हमने कहीं नहीं सुना। लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर कहीं पे वर्ड सुने? नहीं सुने। हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ना, जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी, वो एक इमेजिनरी है, वो एक काल्पनिक है। इट मीन्स वो गलत है नहीं, वो गलत नहीं है, बट वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत अच्छी थ्योरी थी, बहुत अच्छी बात बताई कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके एक न्यू एनर्जी और एक सेम एनर्जी का ऑर्बिटल हमें देते, गिव करते। बट उसमें लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो शेप के हमारे पास वेस्पर आई। और इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा। क्यों होगा रिपल्शन? देखो आपने लोन पेयर के बारे में पढ़ा है, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर रहे थे, ऑक्टेट रूल अप्लाई कर रहे थे, हमने कुछ एलिमेंट्स भी किए थे, तब पढ़ा था लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास ये NH3, जब आप इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अप्लाई करोगे ना, तो N, ये H हो गया, H, और यहाँ पे इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर क्या होते हैं? अब जैसे नाइट्रोजन के पास है ना दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर का मतलब ये अकेले इलेक्ट्रॉन है एक्सेस अमाउंट में। देखो डेफिशिएंसी होती है ना, तो नाइट्रोजन को किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की नीड होगी कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है ना इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी यानी ये
पैरिंग होने के बाद भी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से पैरिंग होने के बाद भी, अब आप सोचोगे ये स्ट्रक्चर देखो, मैं पूरा बता ही देती हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब आप देखो, नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, ये हाइड्रोजन के साथ कर ली, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। अब इन तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट तो क्या है? कंप्लीट है, पूरा हो गया। अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखना चाहोगे तो 2 4 6 8। लेकिन ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सके, शेयरिंग नहीं कर सके, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी अमाउंट में एक्स्ट्रा बच गए, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में रिपल्शन होता है। क्यों होता है? ये भी क्या है, जो मैंने डॉट से दिखाया वो क्या इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, सेम है। तो जब सेम चार्ज होगा तो वहां पे बताओ रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? देखो, आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा, 5 मिनट इस थ्योरी के बारे में पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बताया था कि सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन के पेयर के बीच में होता है रिपल्शन। यहाँ पे अब लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन क्यों होते हैं, जो कि मैंने बता दिया, क्योंकि लॉन पेयर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने अभी तक किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की है, और वो क्या रहना चाहेंगे? एकदम फ्रीली रहना चाहेंगे, फ्रीडम, आजादी में रहना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हमारे पास एक कोई दूसरा लॉन पेयर आके बैठे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। तभी हम ऑर्बिटल में भी इनका जो स्पिन है वो एक को क्लॉकवाइज लेते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्शन करके पूरे ऑर्बिटल को ही उड़ा देंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन, ये जो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेंगे कि हम दूर दूर रहे, हम पास पास नहीं रहे। तो सबसे ज्यादा, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक पेयर को और बिठा दूं, एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर और ले, एक तो ऑलरेडी था, एक और ले, तो अब इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा। अब इनमें क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। रिपल्शन होके पता है ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? ये कुछ इतना दूर तक इनको क्या करते हैं कि धकेल देगी। और यहाँ पे मान लो कुछ भी हो सकता है, ये सेंट्रल एटम है और इधर इसका मान लो कुछ भी हो, तो ये क्या करेगी? इसको इतना ज्यादा दूर कर देगी। अब बात करते हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, इसको एक बार भूल जाओ, इसको मिटा दो, क्योंकि हमने ना इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, NH3 के बारे में, NH3 अमोनिया के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में। अब ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर क्या होता है? अरे भाई, बॉन्ड पेयर क्या होता है? भूल गए? बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो, अब देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तो बॉन्ड बन ही गया ना, शेयरिंग हो ही गई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। तो ये क्या? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखोगे कि ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें भी आपस में रिपल्शन होगा, बट इनमें इतना नहीं होगा, इनमें नॉर्मल हो सकता है। जैसे ये मान लो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनमें ये स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं, वो और ज्यादा रिपेल हो जाएगी, और ज्यादा उसको रिपेल करके कुछ ऐसी बन जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल ही हमें कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर को भूल जाओ, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करो। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में ना रिपल्शन होता है, वो सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये तो फ्री थे, इनका तो काम ही क्या था? दूसरों को परेशान करना, यही था। ऑफकोर्स इनका काम था कि पूरी जगह में रहे, मतलब एकदम सिग्मा बन करे, इनको पूरा इतना खाली स्थान चाहिए था कि हम तो आराम से रहेंगे भाई, फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे। लेकिन ये क्या है? फ्री नहीं है, ये ना बंधे हुए हैं, इधर नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन है, ये इस बॉन्ड से क्या है? बंधे हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करने की वजह से क्या है कि इतना किसी दूसरे को परेशान नहीं कर पा रहे। तो रिपल्शन तो हो रहा है इनके बीच में, बट बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है, जिसके वजह से हमारी शेप पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्या नहीं हो रहा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आई बात समझ? तो इसमें तो जैसे हम शेप पढ़ते हैं वैसी होती है, जो हम मतलब ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ के आए वैसे इसमें शेप होगी। अब है ना, ज्योमेट्री वो है जो हम हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ के आए, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट भी बोलते हैं। और शेप वो होगी जो हम वेस्पर में पढ़ेंगे, वेस्पर, ठीक है। आए बात समझ? तो फिर से देखो, रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? लोन पेयर। अब आपके दिमाग में वापस हुई कि लोन पेयर में कैसे रिपल्शन होगा? सबसे ज्यादा लोन पेयर में क्यों होता है? बॉन्ड पेयर में भी हो सकता है। फिर से बता देती हूँ, बॉन्ड पेयर
एक लाइन से, यानी इन दोनों के बीच में, दोनों एटम के बीच में ये बंधे हुए होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं ऑलरेडी। ये इतने फ्री नहीं होते, इनकी जो स्टेट होती है वो फ्रीली नहीं होती कि किसी को परेशान कर सके। जैसे मान लो हम हमारे काम में लगे हैं, हम सुबह उठते हैं, मतलब पूरे दिन हम हमारा काम करते रहते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम इधर उधर की बातों पे ध्यान दें, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो या दूसरे को करें। लेकिन मान लो कि वो खाली दिमाग शैतान का घर, हम पूरे दिन फ्री बैठे, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को भी परेशान करने की कोशिश करें। तो वही इनका, ये क्या फ्री है, ये किसी के साथ, अब खुद सोचो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है तो इन तीनों के साथ कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल लिया, बट ये 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसके साथ करे, तो ये बैठे हैं। तो ये क्या चाहेंगे कि हम फ्री है और हमें फ्रीडम चाहिए और हम फ्री रहना चाहेंगे। अगर कोई दूसरा लॉन पे हमारे पास आएगा तो हम उसको रिपेल करेंगे, हम उसको दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, उसको धक्का लगाएंगे। और जो कि प्रवृत्ति है, ये तो प्रकृति का नियम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे मैंने है ना एक एग्जांपल लिया है कि मान लो 2 लोन पेयर हो, तो हम क्या पढ़ते हैं, मान लो 2 लोन पेयर हो, हम ये पढ़ते हैं, ये 2 लोन पेयर बना दिए, और ये यहाँ पे कोई भी सेंट्रल एटम है, मैं सी सेंट्रल एटम को ले रही हूँ, और ये मान लो यहाँ पे कुछ XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉन्डेड होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना लोन पेयर्स के, ये जो पेयर है, ये इतने पास पास नहीं रहते। ज्योमेट्री में पढ़ के आते हैं कि हाँ इतने पास पास रहेंगे, बट अगर शेप की बात करेंगे ना, तो रियलिटी में कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो इस शेप को पता है क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं बैंड। इसको भाई साहब हम बोलते हैं बैंड। ये क्या हो गया, बैंड हो गया, इसने बैंड कर दिया शेप को। आई बात समझ, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। तो ये बैंड शेप होगी, और इन दोनों के बीच में भी, अब इसके और इसके बीच में भी रिपल्शन लगेगा, तो ये उसको भी थोड़ा दूर धकेलने की कोशिश करेगा, इसके बीच में लगेगा, ये इसको भी दूर धकेलने की कोशिश करेगा। और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में मैंने बता दिया नेग्लिजिबल लगता है, लगने को लगता है, ऐसी बात नहीं कहूंगी कि लगता ही है, बट कम लगता है, शेप पे इफेक्ट नहीं डालता। बट ये जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, बड़ी खतरनाक है, शेप को तहस नहस कर देते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ। तो अब मैं आपको समझाऊंगी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा एटम, नॉट एटम, कौन सा मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल में कितने लॉन पेयर्स होंगे, कितना किसमें होगा, हम कुछ 1-2 एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल आएंगे किस हिसाब से, हमें क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछ सकता है। वेस्पर के, अच्छा ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं ना। इज अ मॉडल, वेस्पर is a model used in chemistry to predict the geometry of molecule by minimizing the repulsion between electron pair। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, both lone and bonding pairs, लॉन पेयर्स में भी होगा, बॉन्ड पेयर्स में भी होगा, इन वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उनको लॉन पेयर बोलेंगे, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। रिपल्शन मैंने ऑर्डर भी लिखा है, बस रिपल्शन ऑर्डर का ध्यान रखना, और एक बार आप समझ लोगे ना तो आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझने की चीज है, रखने की है ही नहीं इसमें तो कुछ। हमें देखो, मैं ये नहीं कहती कि केमिस्ट्री में हर चीज समझने की, कुछ चीजें हमें ना केमिस्ट्री में याद करनी पड़ती है, मैं रटने का भी नहीं कहूंगी, थोड़ा लर्न करना पड़ता है, बट 90% समझने का है, ठीक है। अब इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा कि जो हमें ऐसा रट्टा लगा के रट्टा लगाने बैठेंगे, ये सब कुछ समझने का ना। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताती हूँ। एग्जांपल से पहले ना देखो, वेस्पर जो कोई बच्चा पढ़ने आया है और जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी है ना, वो पहले जाके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो। हाँ, पहले जाओ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आओ, ठीक है, और पढ़ के आयो तो और ये अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस m माइनस C प्लस A, कुछ ऐसा पढ़ा था ना, हाँ ये था। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं एग्जांपल ले लूं SO2 का, मेरे को इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसकी मेरे को शेप के बारे में बताना है, मेरे को क्या बताना है, इसकी शेप, तो इसकी शेप के बारे में बताना है। देखो पहले तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, निकाल ले। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर में, अगर आप इसका लिखना चाहोगे तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगी सल्फर में 16 पे था 6। अब है ना मोनोवेलेंट, अब बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, मोनोवेलेंट में पता है क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, अरे 2 ऑक्सीजन, ये मोनोवेलेंट नहीं है, मोनोवेलेंट नहीं है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो ये कॉर्नर एटम से जुड़े, एस क्या है, एस सेंट्रल एटम है, और ये जो ऑक्सीजन है ये तो कॉर्नर एटम है, ये तो सिर्फ इससे अटैच है, जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले में एम का मतलब है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको लिखो। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या ऑक्सीजन में, बताओ, ऑक्सीजन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आता ना तो आप लिख सकते थे, तो हाइड्रोजन एक में आया भी था, CH4 का हमने किया था, तो उसमें हमने मोनोवेलेंट में 4 लिखे थे, बट यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे 6 का 6 रहेगा, मिटा दो इसको।
अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमें 3 दे देगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितनी आई, sp2, 2p एक s, एक 2p एक s, 2p एक s कितना 2 + 1 3 हो गया। ये लो जी मेरे पास 3 आ गया। अब है ना मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात कान लगा के सुनना, ठीक है। ये अब देखो कॉर्नर एटम कितने हैं मैम, कॉर्नर एटम 2 दिख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई है, हाइब्रिडाइजेशन आई है 3। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी ज्योमेट्री और शेप इज नॉट इक्वल। ज्योमेट्री, आई नो ये कंसेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत न्यू भी लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, बट कंफ्यूज मत हो, मानो मेरी बात, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब है ना क्या समझ आ रहा है, यानी इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। जो हमारी ज्योमेट्री हम हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ के आए हैं ना, कुछ भी पढ़ के आए इसकी, कुछ भी इसकी क्या होगी, ये एस है और ये ओ है। इसकी हम पढ़ के आए थे कि 180 डिग्री का इनके बीच में एंगल एग्जिस्ट करेगा। हमने BeF2 का पढ़ा था, बेरियम फ्लोराइड का, कुछ ऐसा याद होगा आपको। और स्ट्रक्चर इसकी पढ़ी थी हमने कि हाँ भाई ये लीनियर होगी, ठीक है। आई बात समझ। अगर मैं बात करूं, अगर अगर मैं अब है ना सुनो मेरी बात, अब इसकी जो हम हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री पढ़ गए थे ना, वो इधर वेस्पर में बिल्कुल नहीं होने वाली है। हाँ जी, अगर मैं एक क्वेश्चन और लेके आऊं, एक एग्जांपल और लूं, मैं SO3, अगर मैं SO3 का एग्जांपल ले लूं, तो देखो वही हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, H इज इक्वल 1/2, और सल्फर में कितने अभी किया 6, मोनोवेलेंट कुछ है नहीं, तो कितना हो गया 3 आ गया। 3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई 3, कॉर्नर एटम कितने हैं 3, तो 3 इक्वल 3, तो ये कितना हो गया ज्योमेट्री इक्वल शेप हो गया। क्या आ गया हमारी ज्योमेट्री इक्वल शेप, यानी जो हमारी ज्योमेट्री इसमें हम पढ़ गए ना वही हमारी शेप होगी। अब ज्योमेट्री मैम क्या होगी, तो ज्योमेट्री देखो ये होगी, इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री का, यही एंगल होगा। और इसके हम स्ट्रक्चर का नाम भी पढ़ गए थे, अगर आपको याद हो हाइब्रिडाइजेशन में हमने इसका एग्जाम्पल किया था BF3 का, बोरॉन फ्लोराइड का, ये हमने एग्जाम्पल किया था। 120 डिग्री का एंगल इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब इसका नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, वो आप मेरे को लिख के दिखाओगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको कुछ एक टेबल बनवाती हूँ छोटी सी, उस टेबल को याद रखना, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ। अब देखो अगर हमारा बॉन्ड पेयर 2 हो और लॉन पेयर 0 हो, अगर हमारा हमारा बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 0 हो, अगर बॉन्ड पेयर 2 और लॉन पेयर 1 हो, तो क्या होगा, देखो लॉन पेयर 1 था भी, तो लॉन पेयर 1 होगा, तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कौन सा, मैं ना पूरा ये रेस करके आपको अच्छे से टेबल बना के दिखाती हूँ ताकि आप उसको लर्न कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये मैंने कुछ इसके बारे में शेप लिखी है, ये एक टेबल है जिसको आप लर्न कर सकते हो। देखो 11th क्लास में ना सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हमें वेस्पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई 1 2 4 कोई फिक्स थोड़ी ना है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला है कि इसका वेस्पर निकाल के आप दिखाओ, ठीक है। तो देखो इसमें है ना बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, अगर हमारा बॉन्ड पेयर 4 हो, अब इस चीज़ को ना ध्यान से समझना, मैं इधर समझाती हूँ। अगर हमारा बॉन्ड पेयर 4 हो, यानी जो हमारे बॉन्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और लॉन पेयर कितना 0 है, लॉन पेयर कितना 0 है, तो देखो क्या होगा, मान लो सेंट्रल एटम है, एक यहाँ पे जुड़ा है और ये, तो शेप तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। CH4 को ले लो आप, CH4, तो CH4 कुछ इस तरीके से होगी ना, CH4 को अगर हम ले तो उसकी शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, कुछ इस तरीके से H के साथ कंबाइंड होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे होंगे, इस तरीके से इसके साथ क्या होंगे कंबाइन होंगे। अब देखो लॉन पेयर 0 है टेट्राहेड्रल, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी सेम सेम होगी, जो कि मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था SO2 वाला। अगर SO3 वाला बॉन्ड पेयर 3 है, मान लो बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3, लॉन पेयर 1 है, मान लो ये क्या लॉन पेयर है, ये क्या लॉन पेयर है, तो इसकी शेप पैरामिडल हो जाएगी। पैरामिडल क्या होती है, कुछ ऐसी, ऐसे 3D ज्योमेट्री टाइप होती है, 3D ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। और शेप कैसी रहेगी, शेप तो यही रहेगी, देखो टेट्राहेड्रल 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी जो हम हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ के आ रहे हैं, बट शेप अलग हो जाएगी। शेप अलग क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इसके बीच में रिपल्शन, तो कुछ पैरामिडल जैसे शेप देगा। अगर हम बात करें दो ही बॉन्ड पेयर हो और दो ही लॉन पेयर हो, दो बॉन्ड पेयर दो लॉन पेयर, देखो तो मैंने देखो यहाँ पे बनाई है, ये क्या दो बॉन्ड पेयर है, ये हमारा दो बॉन्ड पेयर है,
ठीक है। और ये इधर दो लॉन पेयर है। देखो लॉन पेयर है ना, नॉर्मली हम कुछ पहले इस तरीके से ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, ये हमारे लॉन पेयर है। लेकिन एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे तो ये क्या होगी, बैंड शेप बन गई। क्या बन गई, बैंड शेप, या इसको हम वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है। अरे अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कि दो ही बॉन्ड पेयर, दो ही लॉन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर एक और लॉन पेयर तीनों, वैसे देखो हमें नॉर्मली 12th तक या आगे हमारी बीएससी में भी तीन तीन लॉन पेयर के मॉलिक्यूल से डील नहीं करना है। तीन तीन मॉलिक्यूल, तीन तीन की इतना भारी भरकम, आपने कभी देखा है कि एक मॉलिक्यूल के पास हाँ एक लॉन पेयर होता है जिसको रेडिकल बोलते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं, तीन तक चार तक फिर भी पॉसिबिलिटीज है, बट तीन तीन लॉन पेयर, आई मीन पेयर होंगे तीन तीन के, ये हमें अभी नहीं डील करना। बट ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट जरूर करता है, लेकिन हमने देखा नहीं और बहुत रेयर चांस में देखने को मिलता है। ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मान लो एक और लॉन पेयर तीन हो, तो ये लॉन पेयर देखो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपल्शन करके कितना एक दूसरे से दूर कर दिया, ऐसा कर दिया, एक इधर है एक इधर है और एक इधर सामने है और वहां पे एक बॉन्ड पेयर है। ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, इधर मान लो मैं लॉन पेयर, लॉन पेयर लॉन पेयर, और सामने बॉन्ड पेयर है, मैं लॉन पेयर हूं। तो देखो हम दोनों के बीच में कितना रिपल्शन, इधर हम दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में तो सबसे ज्यादा रिपल्शन है। एक यहाँ पे रिपल्शन, एक यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या लग रहा है, रिपल्शन, रेपल कर रही है पूरी स्ट्रक्चर, रिपल्शन लग रहा है। अब ये शेप देखो कैसे बन गई, मैंने शेप को थोड़ा खराब कर दिया ना, फिर से बनाती हूँ। ठीक है ना, यहीं पे बना देती हूँ। ये हमारा कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये यहाँ पे इसके शेप, यहाँ पे इसके शेप, और ये इधर, ये देखो टी जैसा लग रहा है ना, क्या बन गई हमारी, टी शेप हो गई, ये हमारी होगी टी शेप। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि बॉन्ड पेयर हमारे चार बॉन्ड पेयर है, मतलब ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4, चार बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर हो गया हमारा यहाँ पे, लॉन पेयर हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है ना कैसे सीसो जैसी बन जाएगी, लेकिन सीसो जैसी नहीं बनेगी, क्योंकि आप देखो चार चार बॉन्ड पेयर है तो कुछ तो रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में भी लगेगा। तो ये रिपल्शन करके पता है कैसा कर देंगे, पता है कैसा कर देंगे, पता है क्या, ऐसा कर देंगे। देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये कार्बन है, कार्बन है, ये इसका बॉन्ड पेयर, इसका बॉन्ड पेयर, ये कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे लॉन पेयर होगा। अब ये ना स्ट्रक्चर टी जैसी नहीं है, ना ही बेंट है, ना ही वी जैसी है, ना ही लीनियर है, ना ही पिरामिडल, पता है कैसे, सीसो, झूला होता है ना भाई साहब, सीसो देखा है क्या, सीसो पे जाते हो, बैठे बैठे भी हो, ठीक है ना, वो इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है ना, तो उसके जैसा हो गया। अब आप सोचोगे कि टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता था, आई मीन ऐसा भी तो हो सकता था, फिर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो इनके और इनके बीच में थोड़ा कुछ तो रिपल्शन लग रहा है। आपने तो बोला था कि बॉन्ड पेयर के बीच में इतना रिपल्शन नहीं लगता कि वो शेप खराब कर दे, लेकिन यहाँ पे तो हो गया। यहाँ पे तो हमें सीसो के स्ट्रक्चर दे रहा है, शेप दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ना चार चार बॉन्ड पेयर है। उससे पहले हम जो पढ़ रहे थे ना उसमें बॉन्ड पेयर थे दो या तीन, तीन में भी इतना नहीं लगता, तीन में वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बस इतना कर देंगे, इतना था इतना कर देंगे, लेकिन चार चार है, एक दो तीन चार, तो फिर तो लगना जायज बात है। तो वो कुछ इस तरह की शीशो जैसी स्ट्रक्चर देंगे। तो आप बैंड के बारे में पढ़ लो, टी शेप के बारे में पढ़ लो, वी शेप के बारे में पढ़ लो, शीशो के बारे में पढ़ लो, इतना इनफ है। अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हमने वीबीटी पढ़ लिया, वेस्पर पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन करना तो बनता है ना, बनता है ना, तो चलो ठीक है क्वेश्चन ही करते हैं। तो हमें ना अभी SO3 के लिए, अरे ये तो वापस वही एग्जांपल आ गए जो हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन में किए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब हमने इसको किया था, देखो पहले तो इसमें हमें निकालना क्या क्या है, लॉन पेयर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री और वेस्पर की शेप, इतना कुछ हमें इसमें डिफाइन करना। आपको देखो इसमें इस चैप्टर में मैनली मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको बोलेगा वीबीटी की पोस्टुलेट्स क्या है ये बताओ, या तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर देगा, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स देगा, क्वेश्चन देगा, और उसमें आपको ज्योमेट्री डिफाइन करनी होगी, या वेस्पर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे कि इसकी शेप बताओ, या फिर आगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे काफी क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन जब मैं इसका निकालूंगी तो 1/2, अभी बताया हुआ, तो मैं ज्यादा पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 और इसको हमने कैंसिल किया तो 3 आ गया। अब कॉर्नर एटम और हाइब्रिडाइजेशन इक्वल है, तो ज्योमेट्री इज इक्वल शेप, हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी ज्योमेट्री पता है क्या होगी, तो पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्री लिख रही हूँ, सिर्फ हाइब्री लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो 3 है तो sp2 ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें बतानी है इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखो पहले तो आप लिख लो कितना है, SO3 S
ये हो गया SO3। तो कुछ इस तरीके से हमें ट्राइगोनल शेप मिलेगी। मैं शेप के बारे में भी लिख रही हूँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, ट्राइगोनल 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 ही तो टेट्राहेड्रल का होती, टेट्राहेड्रल होती अगर यहाँ पे एक ऊपर और कुछ होता, ठीक है ना। और शेप भी क्या होगी, शेप और ज्योमेट्री इक्वल होती है मैम, आपने बताया था, ये देखो क्योंकि कॉर्नर एटम और हाइब्रिडाइजेशन शेप है तो इक्वल है, तो ज्योमेट्री और शेप भी इक्वल होगा, तो ये भी ट्राइगोनल हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में है 1/2, वापस सल्फर में 6 कैंसिल आउट हुआ 3। अब कॉर्नर एटम में और हाइब्रिड में डिफरेंस है, तो पहले तो आप देखो sp2 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp2। अब लॉन पेयर कितना है, कॉर्नर एटम आ गया, सुनो सुनो सुनो, कॉर्नर एटम है 2 और हाइब्रिडाइजेशन आया 3, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर होगा हमारे पास, कितना, एक लोन पेयर। अब एक लोन पेयर होगा तो आप अपन इसकी ज्योमेट्री देखते हैं पहले तो, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एस और कुछ ऐसे, अरे 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 SO2, SO2 है ना, SO तो ट्राइगोनल 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 नहीं, वो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इसकी कुछ लीनियर जैसी होगी, लीनियर होगी ना भाई, लीनियर होगी, ठीक है ना। ये ओ यहाँ पे, ये ओ यहाँ पे, ये हम पढ़ के आए हाइब्रिडाइजेशन से, लीनियर शेप। ज्योमेट्री क्या होगी, मैं ज्योमेट्री शेप थोड़ा आगे पीछे बोल रही हूँ, लेकिन मैं वापस से भी बोल रही हूँ, ठीक है ना, तो आप थोड़ा ध्यान देना। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी लीनियर, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ शेप की, शेप देखो, एक लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है तो कुछ इस तरीके से, एस, ये ओ, ये ओ। तो यहाँ पे आपको शेप कैसा दिख रहा है, शेप आपको बैंड जैसा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमारी शेप हो जाएगी बैंड। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, आप खुद करना, NO3 1 ये आप खुद करोगे। यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो आप एनाइन, कैटाइन तो था पॉजिटिव, एनाइन में -1 ले लेना, ठीक है ना। तो ये आप खुद करोगे, ये आपका है होमवर्क। आई जस्ट होप कुछ बच्चे तो करेंगे ही। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप फिर से इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लीनियर कैसे हुआ और ये बैंड कैसे हुआ। तो मैं देखो फिर से बता देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन शेप के बारे में नहीं बताता था, और हाइब्रिडाइजेशन जो ज्योमेट्री बताता था ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ने ना तो लॉन पेयर के बारे में बताया, ना ही बॉन्ड पेयर के बारे में, तो वो शेप कहाँ से सही से बता देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो लीनियर है ये। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला आपने वीडियो देखा होगा, तो हमने इसमें BEF2 का कुछ सोल्व किया था, तो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर आई थी। लेकिन अगर मैं इसको वेस्पर के अकॉर्डिंग करना चाहूँ ना, तो इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है एक, तो ये ओ और ये लोन पेयर हो गया। और अब ये देखो शेप किसके जैसी बन रही है, बेंट ना, बेंट हो गई। एज अ स्टॉप वेस्पर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में अब हमारा ना एक लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है, लास्ट वन है ये हमारा MOT। सो नेक्स्ट वीडियो देखो एंड थैंक यू सो मच।